जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती है, जो लेट शादी करती है, जो बच्चे शायद ना लाने का या एक ही दो और वो भी बहुत लेट प्रेगनेंसी में बिलीव करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग प्रेफरेंस जो कम हो गया है, वो एक बहुत ही चिंताजनक विषय है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बहुत बढ़ गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर डिंकी गजीवाला। मैडम, अपना इंट्रो दीजिए। मैं डॉक्टर डिंकी गजीवाला मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स कैंसर फिजिशियन हूँ। मैं सूरत और साउथ गुजरात में प्रैक्टिस करती हूँ और लाल दरवाजा पे होप कैंसर क्लिनिक पे मेरा क्लिनिक है। ओके मैडम, आज आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने हैं। उसमें जो सबसे आजकल जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है ब्रेस्ट कैंसर। उसके बारे में मैं आपसे सारी डिटेल जानना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि कैंसर क्या है और उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। कैंसर क्या है? उसमें कैंसर इज़ एन एबनॉर्मल सेल्स, मतलब जो बॉडी के नॉर्मल कोश होते हैं उन अपना काम करके वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो कैंसर के सेल्स ऐसे सेल है जिनको पता नहीं है नष्ट कैसे होना है, और वो एबनॉर्मली अनकंट्रोल वे में ग्रोथ हो रहे हैं और एक ट्यूमर मतलब एक गांठ के स्वरूप में आएंगे। ओके और मैडम, ब्रेस्ट कैंसर है तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता चलेगा कैंसर है, और इसमें होगा क्या बेसिकली पेशेंट के साथ? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में कैसा है कि आजकल अगर आप देखो तो ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। पहले हमारे देश में ऐसा हुआ करता था कि ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा नहीं होता था। एवरी 60-70 लेडी में से एक को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती थी। पर अभी कैसा है कि बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन जिसको आप बोल सकते हैं, उसकी वजह से, पश्चिमीकरण की वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इंडियन फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर वेस्टर्न जो डेवलप नेशन है अमेरिका की बात करें तो उधर हर 8 में से एक लेडी को हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। तो इंडिया में कैसा है कि वो 60 पे से अभी हम लोग 27 या 28 में से एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मतलब ये जो ब्रेस्ट कैंसर की संख्या है वो पहले से भी डबल और उससे भी ज़्यादा हो गई है। ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है? तो उसमें बेसिकली कैसा है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती है, जो लेट शादी करती है, जो बच्चे शायद ना लाने का या एक ही दो और वो भी बहुत लेट प्रेगनेंसी में बिलीव करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग प्रेफरेंस जो कम हो गया है, वो एक बहुत ही चिंताजनक विषय है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरा एक है ओबेसिटी, और जो अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग कंप्यूटर वर्क, सिटिंग एट अ प्लेस, जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ जाता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में कोश है उसमें म्यूटेशंस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से कैंसर की संख्या बढ़ती है। पर अभी 30 to 50 भी एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत ही बढ़ गया है। मतलब ऐसा टाइम जब उनकी शादी भी नहीं हुई होती या बच्चे भी नहीं होते, उससे पहले ही कैंसर हो रहा है। तो वो भी एक चिंताजनक विषय है। मॉडिफाइड लाइफस्टाइल की वजह से, मॉडिफाइड लाइफस्टाइल एंड मॉडर्नाइजेशन सब भागे हैं एकदम पश्चिमीकरण में, पर एटलीस्ट दैट इज इंक्रीजिंग आवर रिस्क। ओके और मैडम, मोस्ट कॉमन एज क्या है ब्रेस्ट कैंसर की? सो मोस्ट कॉमन एज है जो ब्रेस्ट कैंसर का वो है 50 के अबो 50। इसीलिए हम लोग जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग चालू करते हैं वो भी 40 से चालू करते हैं। पर 30 to 50 ऐसा एज ग्रुप है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर आने लगे हैं। तो एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर एट आफ्टर 30। ओके तो मैडम, अब जैसे कोई पेशेंट आया आपके पास तो कैसे डायग्नोज करेंगे उसे? हाँ, सो बेसिकली फॉर एनी डायग्नोसिस हमको 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक होता है एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट मेरे पास आया तो आई विल फर्स्ट डू द एग्जामिनेशन के ये जो गांठ वो बता रहे हैं वो कैंसर के लिए सस्पिशियस है कि नहीं है। अगर वो गांठ कैंसर के लिए सस्पिशियस है तो वी विल गो विथ एन इमेजिंग, मतलब के स्कैन करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेमोग्राफी करेंगे और सोनोग्राफी करेंगे ब्रेस्ट का, जिससे पता चलेगा वेदर ये जो गांठ है वो कैंसर जैसा लग रहा है कि नॉन कैंसरस गांठ है।
और एक बार अगर वो कैंसर जैसा लगे तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग बायोप्सी करेंगे। इमेजिंग से दूसरा एक फ़ायदा क्या होता है कि वो कितना फैला हुआ है गांठ, बगल में या और कहीं में शरीर में तो नहीं गया है वो पता चलेगा, तो उससे स्टेजिंग भी पता चल जाएगा। और बायोप्सी जब करेंगे उससे फाइनल कैंसर कंफर्म होगा। और ब्रेस्ट कैंसर कैसा है कि इट्स नॉट अ सिंगल टर्म, जैसे सब ब्रेस्ट कैंसर का इलाज सेम नहीं होता है, अलग अलग इलाज होते हैं, कुछ में टैबलेट्स काम करता है, कुछ में टारगेटेड दवाई, कुछ में कीमोथेरेपी, तो हमको वो इन्फॉर्मेशन भी बायोप्सी पे से मिलेगा। इसमें अगर एक और बात जो है कि सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, शायद वो डिस्कस करना हम भूल गए थे। तो बेसिकली सिम्टम में ब्रेस्ट में कोई गांठ है या फिर ब्रेस्ट का कोई पोर्शन है जो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया है, जैसे निपल रिट्रैक्ट हो गई है, ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर अगर कोई अल्सर हुआ है, या ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली पहले बगल में जाता है, तो बगल में यानी कि एक्जिला में कुछ फुलनेस या गांठ है तो वो कैंसर होने की संभावना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ मोस्ट ऑफ द केस में पेनलेस होती है। एक वही कारण है जिसकी वजह से ये बहुत डिलेड पता चलता है, मतलब बहुत ही पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वो सामने आता है। तो एटलीस्ट कोई पेनलेस गांठ भी है आपके ब्रेस्ट में तो इमीडिएटली यू शुड गो फॉर अ चेकअप। ओके मैडम, ये कैंसर कितने टाइप के होते हैं ब्रेस्ट कैंसर? जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो बेसिक मोटा मोटा अगर देखें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन, एक होते हैं मैलिग्नेंट। तो इसमें जो बिनाइन गांठें होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेनफुल होती है और वो साइक्लिकल होती है, जैसे पीरियड आने के कुछ दिन पहले ब्रेस्ट का हैवी हो जाना और उसमें गठान फील होना, ये कैंसर नहीं होता है यूजुअली, और नॉन कैंसरस गांठ होने की संभावना है, इसको भी अच्छा किया जा सकता है। और दूसरा होता है जो कैंसर की गांठें, वो ज़्यादातर केस में पेनलेस होती है और मोर डेंजरस होती है। ओके और मैडम, जैसे जो रूरल एरियाज़ में रह रही है जो लेडीज़ जो ये वीडियो को देख रहे हैं या तो अर्बन में रह रहे हैं, उनको सेल्फ एग्जामिन करना हो, खुद से पता करना हो कि मुझे कैसा मेरा ब्रेस्ट है, नॉर्मल है नहीं है, तो कैसे करेंगे वो? सो बेसिकली जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो सब लेडी को करना ही चाहिए, वेदर स्टेइंग इन रूरल या अर्बन एरिया। अर्बन लेडी में डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा है, सो दे हैव टू बी मोर, मतलब उनको ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, पर एटलीस्ट रूरल एरिया में भी ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ दूंगी जिसके हिसाब से आप अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए कब करना है ये एग्जामिनेशन, तो जो लेडी जिसमें मासिक या मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू है उसमें वो मासिक के बाद में, और जिसमें मासिक चला गया है मतलब मेनोपॉजल लेडी है, तो उसमें हर मंथली एटलीस्ट फर्स्ट को ऐसा एक शेड्यूल रखना चाहिए और खुद से एवरी मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर ये एग्जामिनेशन में आपको कुछ लंप वगैरह मिला तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके तपास करवाना है। आपका उम्र 40 से क्रॉस करता है उसके बाद में एवरी ईयरली मेमोग्राफी और डॉक्टर के पास भी तपास करवाना चाहिए। ओके मैडम, और मैडम ये पूछना था, अब इसका डायग्नोसिस हो गया, आपके पास पेशेंट चला आया, तो अब ट्रीटमेंट क्या रहेगी? हाँ, सो ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है या एवरेज कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट, मेन मोडालिटीज़ 3 होती है। एक है सर्जरी, एक है कैंसर की दवाइयाँ और एक होता है रेडिएशन। सर्जरी की टेक्निक के बारे में आज नहीं बात करें, पर एटलीस्ट जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्निक्स अभी आए हैं जिसकी वजह से अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो उसमें सिर्फ वो कैंसर को निकाले और पूरा ब्रेस्ट बचा भी सकते हैं, और वही ब्रेस्ट से फ्यूचर में ब्रेस्ट फीडिंग और नॉर्मल जो आपका रूटीन है वो चालू रह सकता है। कैंसर की दवाइयों की बात हम आज थोड़ी डिटेल में करेंगे। तो उसमें बेसिकली कीमोथेरेपी की दवाई आती है, कुछ हार्मोनल दवाइयाँ आती है, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिव ऑर्गन है, तो इसमें कुछ हार्मोन की टैबलेट्स भी काम करती है, और कुछ टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी के जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जो लेटेस्ट टारगेटेड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है, तो उससे कैसा है कि सर्वाइवल जो ब्रेस्ट कैंसर में इवन 4थे स्टेज में भी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ है। मतलब अगर कुछ मेरे केस की बात करूँ तो कैंसर पूरी हड्डियों में फैल गया था, वैसा कैंसर भी
टैबलेट यानी कि हार्मोनल थेरेपी से 10-12 साल 13 साल तक कंट्रोल में रहा, ऐसा भी केसेस है। तो एटलीस्ट उसमें कैसा है कि बहुत लेटेस्ट, जैसे कैंसर बढ़ रहा है वैसे उसकी जो ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ और जो टेक्निक है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इसमें कभी कभी ऑपरेशन पहले करते हैं, कभी कभी कीमोथेरेपी पहले दे करके गांठ को थोड़ा छोटा करके बाद में ऑपरेशन करें, वैसे रास्ते भी होते हैं। ओके। और मैडम पूछना ये था कि जैसे डायग्नोस्टिक कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना रहेगा, और क्या ये कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कवर हो जाएगा या नहीं? हाँ, सो बेसिकली इसमें जो कॉस्ट, पहले तो हम कैश की बात करेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 to 12,000 जितना खर्चा होता है। मेमोग्राफी से लेकर के कुछ बायोप्सी करना है तो उसके लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके अंदर भी कैंसर का कुछ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जिसमें पेट स्कैन वगैरह है, वो फ्री में हो सकता है। और ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो हम गवर्नमेंट स्कीम्स में करवा सकते हैं, जैसे सर्जरी से लेके रेडिएशन से लेके कीमोथेरेपी भी उसमें कवर होती है। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। और ये पूछना था कि जैसे अब कुछ मिथ्स है, जैसे डिओड्रेंट यूज़ करने से, टाइट ब्रास पहनने से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या ये सच है? ये दोनों बात में सच नहीं है। डिओड्रेंट यूज़ करने से या टाइट ब्रा पहनने से तो नहीं कैंसर बढ़ता है या कैंसर होने की संभावना, रादर टाइट ब्रा विल गिव यू सपोर्ट। तो कंफर्टेबल है तो आप वो भी पहन सकते हैं, उससे कैंसर होने की संभावना नहीं है। ओके। और फिर ये पूछना था मैडम, आजकल मार्केट्स में अल्कलाइन वाटर, ये बहुत एक ट्रेंड है कि अल्कलाइन वाटर हम पीते हैं, गुड फॉर हेल्थ, काफ़ी सारे बेनिफिट्स गिनाते हैं वो लोग। उसमें एक मेजर बेनिफिट जो गिनाते हैं वो है कि इस पानी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपको लाइफ में कैंसर ही नहीं होने देगा। तो कितना सच है इस बात में? मैंने भी ये सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कैंसर ठीक भी हो जाएगा, बट ये सच नहीं है। कभी भी कोई भी फैक्ट को हम लोगों को बिलीव करना है तो उससे पहले एविडेंस क्या है वो देखना चाहिए। तो आप कुछ कैंसर पेशेंट को ये दवाई अल्कलाइन वाटर दो, उसके साथ में कुछ पेशेंट्स को ना दो और देखो कि एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और ऐसे ट्रायल्स पब्लिश होंगे तो उस पर से हम लोग भरोसा कर सकते हैं, पर अभी तो ऐसे कोई ट्रायल मेरी जान में तो नहीं है। और बेसिकली आई थिंक वो अगर अपने सेल का पीएच चेंज कर रहा है तो उससे कुछ हार्म भी हो सकता है जो लॉन्ग रन में पता चले। तो एटलीस्ट सीधा बिलीव करने से बेटर है कि हम एविडेंस उसके बारे में देखें और फिर आगे बिलीव करें उसको। और मैडम, इस ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए आप लेडीज़ के को तो ये वीडियो बना ही रहे, साथ में जेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सही बात है। एक्चुअली कैसा है कि हमारे देश में अगर देखो ना तो लेडीज़ थोड़े सप्रेस तो है, वो खुल के बात नहीं करते शर्म की वजह से, बिकॉज ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में अगर कोई तकलीफ़ है भी तो वो सामने जल्दी नहीं आएंगे, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट मेल्स को मुझे यही बताना है कि आप ऐसा एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट घर में भी क्रिएट करो कि जिससे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे जल्दी इसके बारे में डिस्कस करें और उसको सीरियसली लो और डॉक्टर के पास उनको जल्दी लेके जाइए। मतलब मेरी एक ऐसी फीमेल थी पेशेंट जो विडो थी और उसके घर में सिर्फ उनका लड़का था, तो उसको लगा मैं लड़के को ये बात कैसे बता सकती हूँ, तो उसने जब तक वो गांठ एकदम फूट नहीं गया तब तक उसको किसी को बताया ही नहीं। तो एटलीस्ट ऐसा एक एटमॉस्फेयर घर में पॉजिटिव है तो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही बढ़ रहा है। मतलब अभी जो है कि इंडियन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके लिए अवेयरनेस तो लाना ही पड़ेगा। ओके। और मैडम फिर अपनी इंडियन टेक्निक पर आते हैं, इंडियन ट्रीटमेंट विच इज़ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो ये दावा करते हैं कि हम ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अराउंड 3 महीने से ले रहे हैं, तो आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? सो सेम जैसे हमने बात किया कि इफ़ इट इज़ एविडेंस बेस्ड वी कैन बिलीव। आयुर्वेद साइंस को मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है जितनी डिटेल में एलोपैथी साइंस को पढ़ा है। तो एलोपैथी में डेफिनेटली वी हैव इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है। आयुर्वेदिक साइंस थोड़ा धीरे काम करता है जितना मेरा बिलीव है। तो उसमें क्या है कि ऐसे एग्रेसिव डिजीज़ को इमीडिएटली ठीक करने के लिए आई थिंक वी शुड यूज़ एलोपैथी फर्स्ट और उसके बाद में यू कैन यूज़ ऑल दिस सप्लीमेंट्स के तौर पे आयुर्वेदिक दवाई। आई डू रिस्पेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो,
बट एटलीस्ट कैंसर जैसे एग्रेसिव बीमारी के लिए आई थिंक वी शुड डू एविडेंस बेस्ड स्टेज में ना जाए। यस, और जो एविडेंस बेस्ड है और जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपने दी, काफ़ी लोगों को ये अवेयरनेस भी स्प्रेड करेगा और इन्फॉर्मेशन भी देगा। थैंक यू। थैंक यू।